May I come in, sir? Please come in. Good evening to all of you, sir. Good evening. Please sit down. Thank you, sir. Okay, आकांक्षा जी सर. रतनपुर से हैं बिलासपुर, तो आपकी क्या आकांक्षाएं हैं अपने शहर से, रतनपुर से भविष्य में? सर रतनपुर को मैं विकसित क्षेत्र के रूप में देखना चाहती हूँ. अभी वहाँ जैसे स्वास्थ्य की समस्या है और एक ही हॉस्पिटल है, वहाँ प्रॉपर फैकल्टी नहीं रहती है, तो इन समस्याओं का मैं समाधान चाहूँगी सर, और अपने स्तर पर या आगे ये बात पहुँचाना चाहूँगी सर. दूसरा वहाँ पर एक समस्या है जो सर स्कूल्स को लेकर भी है. इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं है. गवर्नमेंट स्कूल में भी एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज़ के लिए है, तो सर वहाँ आसपास की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए. और सर इसके अलावा जल समस्या भी है. वहाँ पे जो वाटर की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण मैक्सिमम 3rd to 4th पर्सन को वहाँ पे सर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है सर. तो और अभी हाल ही में डायरिया भी बहुत फैला हुआ था, तो सर जल प्रदूषण मतलब आपको उम्मीद ये है अपने शहर से कि उस मेरे शहर की समस्याएं दूर हो जाए? नो सर, मतलब जी. और मैं तो एक विकसित रतनपुर देख पा रहा हूँ कि उसको टूरिज्म के नाम पे हम पूरा बहुत बड़ा शहर के रूप में बसा सकते हैं. जी सर. तो उस परिप्रेक्ष्य में कुछ बताएंगे आप? हाँ सर, हाल ही में सर शक्तिपीठ परियोजना में भी मामा माया मंदिर को शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त सर जैसे उज्जैन पे कॉरिडोर बना है, उसकी तर्ज पर मामा माया मंदिर में कॉरिडोर बनाने के लिए माननीय सांसद महोदय श्री सर तोखन साहू जी ने केंद्रीय मंत्री से इसके लिए एक आग्रह किया है सर. अच्छा, और कुछ? और इसके अतिरिक्त सर वहाँ पे अभी जो खुट्टाघाट डैम है उसको भी डेवलप किया जा रहा है, तो भविष्य में अक्सर पर्यटन में और विकास होने की संभावना है सर. ओके, आपने पीजीडीसीए किया हुआ है? जी सर. अटल बिहारी विश्वविद्यालय. क्या होता है पीजीडीसीए? सर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. क्या क्या पढ़ते हैं उसमें? सर कंप्यूटर की फंडामेंटल नॉलेज और कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं. जैसे कि सर लैंग्वेज पे रहता है, और सर सी लैंग्वेज पे था जी. सर कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन. अच्छा, सी लैंग्वेज के ऊपर एक कंसोल वर्ड का इस्तेमाल होता है. कंसोल, जब सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो लिखते हैं #studio.h console.h. ये कंसोल शब्द किस चीज के लिए होता है? conio.h जो लिखते हैं क्यों करते हैं? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे. अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं. आपका ये एनसीसी ग्रेड ए. जी सर. और छत्तीसगढ़ लोक शिक्षा ऑफिस के बारे में अपने इंटरव्यू दिया. एनसीसी के बारे में कुछ बताइए. जी सर, ये इसका पूर्ण नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना. से 1994 में प्रारंभ किया गया था. ये सर मैं आपसे एनसीसी पूछा. एनसीसी सर एनएसएस. अच्छा सॉरी सर, मैंने एनसीसी पूछा. एनसीसी के बारे में सॉरी सर. चलो बताइए, एनएसएस के बारे में बताइए. आप जो बता रहे थे कंप्लीट करिए. सर एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना इसका पूरा नाम है. ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे 1969 में प्रारंभ किया गया था, और ये युवाओं में सेवा भावना को बढ़ावा देने के लिए सेवा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई योजना है सर. तो अगर हमारे पास एनएसएस है, एनसीसी, ये सब चीजों के ऊपर ऑलरेडी हम काम कर रहे थे, तो आपको लगता है कि बेहतर होता है कि इन्हीं बच्चों को अग्निवीर के लिए भेजा जाता और उसके बाद वो अपनी फॉर्मल स्टडीज भी करते? तो अग्निवीर योजना अलग से लाकर जो नए लोगों को बुलाया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि उस बच्चे का बाद जो बनकर अग्निवीर से बाहर आएंगे उनके भविष्य पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि वो भविष्य कहाँ होगा. तो आपको क्या लगता है कि एनएसएस और एनसीसी के बच्चों को वहाँ डालना सही होगा? सर डाला जा सकता है, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग सर एनएसएस और एनसीसी में पार्टिसिपेशन नहीं रहता है. जैसे प्राइवेट स्कूल्स में हम देखते हैं तो मैं बोलूं जितने हैं उतने करो ना. क्या मतलब बहुत सारे लाने का? अग्निवीर में भी सभी तो नहीं जाएंगे. जी सर. कुछ लोग ही जाएंगे. तो सर दोनों के लिए किया जा सकता है. ठीक है, अग्निवीर के बारे में कुछ बताइए. सर ये केंद्र सरकार की एक योजना है. इसमें 17.5 वर्ष से 22 साल के लोग जो हैं इसमें मतलब चयन के लिए पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, और 4 वर्ष के लिए उन्हें सेवा का मौका दिया जाएगा. और सर इसमें जो 25% होंगे 4 साल करने के बाद, जो सेना में कार्य करने के बाद, उन्हें आगे और बेहतर उच्च रैंक के लिए प्रदान किया जाएगा. अच्छा, आप मुझे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों की रैंकिंग बता सकते हैं कि क्या रैंकिंग है ऊपर से नीचे, एटलीस्ट 5?
टॉप 5 रैंक्स ऑफ एयरफोर्स, टॉप 5 रैंक्स ऑफ आर्मी, टॉप 5 रैंक ऑफ नेवी। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो आपने एनसीसी एनएसएस किया था, तो उसमें तो मेरे ख्याल से शिक्षक बन एनएसएस में सर ये सब नहीं होता है। नहीं, तो अल्टीमेटली नेशनल सर्विसेज में जाते हैं तो वहां पर काम करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका नेशनल सर्विसेज की ओर अगर आप देखेंगे तो दूसरा एक एस्पेक्ट होता है एनजीओ। जी सर। आप एनजीओ को भारत में किस तरीके से देख पाते हैं? सर अभी एनजीओ अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और उन्हें गवर्नमेंट का और अधिक सपोर्ट दिया जाए और सर लोगों को भी एनजीओ के बारे में जागरूक किया जाए। क्या होता है एनजीओ? नॉन गवर्नमेंटल होते क्या है ये? सर ये विभिन्न जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर कार्य करने के लिए संचालित संस्थाएं होती हैं। ऐसा कोई 2-3 एनजीओ बता पाएंगे जो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इस समय में लाभ पहुंचाते हैं? गवर्नमेंट को एक्चुअल वो उसके ट्रू आर्म्स की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे कोई एनजीओ? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, कारा के बारे में सुना आपने? कारा सॉरी सर। जो बच्चों का अडॉप्शन में काम करता है? नो सर। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। और अपने मुझे थोड़ा सा बस एकदम बेसिक सी कुछ चीजों के बारे में जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। भारत का संविधान आपने पढ़ा है? जी सर। ओके, भारत के संविधान में भाग 15 से लेकर भाग 22 तक कौन कौन से विषयों को अंकित किया गया, आप बताइए। जी सर। सर भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। भाग 16 में भाग 16 में सर पिछड़े वर्ग से संबंधित प्रावधान है। जी सर, पिछले वर्ष से सर। और 17 में विशेष राज्यों का दर्जा और विशेष उपबंध सॉरी संक्रमणकालीन सॉरी सर सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी का आपको अभाव लग रहा है मुझे। चलिए भाषा के, आप इलेक्शन के बारे में बात करते, जो वह भी देखा जा रहा है कि भारत में बहुत सारे चुनाव चल रहे हैं और पिछले 2 सालों से अगर आप अखबार देखोगे तो हर महीने कोई ना कोई चुनाव निरंतर चलता आ रहा है और चुनाव से बहुत सारे खर्च हो रहे हैं, जिसके कारण एक राष्ट्र एक चुनाव का एक बात रखा गया है कि इसको हमें लाना चाहिए। उसके लिए एक समिति बनाई गई, किसके प्रतिनिधित्व में? पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के। जी, उनकी कोई 3 सिफारिशें बताइए जो उन्होंने रखा है। जी सर, इन्होंने मार्च में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसमें 3 सिफारिशें सर, पहला है 2 चरणों में जो चुनाव होंगे, एक पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके 100 दिनों के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। सर दूसरा इन्होंने बताया है कि जैसे समय के पूर्व विघटन हो जाता है विधानसभाओं का या जो त्रिशंकु विधानसभाएं हैं उनके लिए सर इसमें प्रावधान किया गया है कि उनका कार्यकाल उपचुनाव कराया जाता है तो लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए होगा। और सर इसमें संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 83, 82 या 83 172 एंड 83 सर। 83 या 82 अच्छे से बोलो सर, अभी मुझे 83 याद आ रहा है। आप 172 और 83 बोल रहे हैं? ये 173 और 83 नहीं सर, 172 राज्यों के लिए और राज्य विधानसभा से संबंधित। चलिए ठीक है, ओके सर। आकांक्षा अपनी इसमें डेफिनेट कर रखा है इंस्पायर स्कॉलरशिप। जी सर। क्या होता है ये? सर ये 12th में सर डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। इसमें 12th में जो टॉप 1 परसेंटाइल होते हैं वो अगर साइंस के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे फील्ड चूज करते हैं तो फिर उन्हें इसमें मंथली ईयरली 60,000 रुपये दिया जाता है। और उसके बाद सर ग्रेजुएशन में इसको कंटिन्यू रखने के लिए एक परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। अच्छा, इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या होता है? जी सर, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। अच्छा, इसमें जो छुट्टियां होती हैं उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, तो आपने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रखा था? नो सर। अच्छा, हाल ही में नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए। भौतिकी का जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया था? सर ये 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, जेफरी जे हिंटन और जॉन जे हॉफील्ड। और किस क्षेत्र में दिया गया है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए जो मौलिक सिद्धांत है उनको लागू करने के लिए बताने के लिए। अच्छा, इस पे आते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए
जो नोबेल प्राइज इस बार दिए गए, ये जो अनाउंस किए गए हैं, उसमें मुख्यतः अमेरिका के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हैं। जी सर। और अगर आप इतिहास में उठा करके देखोगे तो सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज है उसमें अमेरिकी वैज्ञानिक बहुत ज्यादा है। जी सर। ठीक है, इसका कारण क्या है? सर एक कारण जो मैं सोच पा रही हूँ सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे सर हमारी कंपेरेटिव इंडिया के कंपैरिजन वहाँ अधिक है इसमें इन्वेस्टमेंट, इसके लिए सर। और सर अभी एक यही कारण सोच पा रही अच्छा, हूँ। आप रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं और आपने इंस्पायर के थ्रू रिसर्च के बारे में कुछ पढ़ा भी होगा। आप मुझे बताइए कि रिसर्च आउटपुट के टर्म्स में सबसे अग्रणी देश कौन सा है वर्तमान में? आउटपुट के टर्म्स में सर, सॉरी सर, रिसेंट रिपोर्ट। शोध पत्र क्या होता है जानते हैं? जी सर। बताइए क्या होता है शोध पत्र? सर किसी विषय विशेष पर जब कोई व्यक्ति रिसर्च मतलब उस पर गहन अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित कोई नया कॉन्सेप्ट देते हैं और उसे विस्तारित रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनमें उसे छपाकर फिर आगे उसके लिए पेटेंट दिया जाता है सर। अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा शोध पत्र किस देश द्वारा छापा जाता है? सॉरी सर। अच्छा, भारत में जो क्वालिटी रिसर्च है उसकी कमी है, इसकी क्या कारण है? सर एक मैं वही इन रिसर्च के लिए जो हमारा जीडीपी इन्वेस्टमेंट है वो कम देखती हूँ सर। अभी हमारा जीडीपी का केवल 0.69% हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो एक वो है सर। सर दूसरा है सर, यहाँ के युवाओं में जो एक शोध अनुसंधान के लिए उतना आकर्षण नहीं है सर। जैसे उच्च शिक्षा में जाने के बाद उनको वो फैसिलिटीज मिलती हैं, बट उतना इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते हैं सर। ब्रेन ड्रेन की भी एक समस्या है। आपको तो अवसर मिला था शोध में जाने का, जी फिर सर। आपने परस्यू क्यों नहीं किया? सर मेरी अभी रुचि उस क्षेत्र में उतनी नहीं थी सर। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि आपने एक सीट बर्बाद कर दी? सर सीट बर्बाद नहीं की है मैंने सर इसमें, क्योंकि हायर एजुकेशन और वो रिसर्च दोनों के लिए है। अगर मैं इसे आगे कंटिन्यू करती, उसके बाद अगर उस क्षेत्र में मुझे आगे जाना होता तब मैं इस पर कार्य कर सकती थी सर। लेकिन ये जो था अभी मेनली ये हायर एजुकेशन एसएचई प्रोग्राम के तहत दिया जाता था ये स्कॉलरशिप, तो मुझे नहीं लगता सर कि मैंने वेस्ट किया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप ही बताएंगी। आपने विज्ञान विषय पर अध्ययन कर रखा है, आप लोक प्रशासन या लोक सेवा में आना चाहती हैं। आपके जो अध्ययन के विषय हैं, आपकी सेवा में किस तरीके से योगदान दे सकते हैं? सर अप्रत्यक्ष रूप से तो मैंने इस दौरान गहन विश्लेषण करना और किसी विषय पर व्यापक रूप से अध्ययन करना समझा है। समस्या समाधान के जो टेक्निक होती है उसको समझा है। तो ये मुझे अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में सहयोग करेंगे सर। और प्रत्यक्ष रूप से सर इसमें कुछ तकनीकी विषय भी थे, तो मुझे तकनीकी ज्ञान है, तो सर मैं बेहतर रूप से अभी जैसा हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ई गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हेल्प कर पाएगा सर। अच्छा, आपके रतनपुर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो आपको प्रशासन के क्षेत्र में दिखाई देती है? प्रशासन के क्षेत्र में सर ओवरऑल प्रशासन में प्रशासन किसी भी में एजुकेशन। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एजुकेशन में आप किस तरीके से तकनीक का उपयोग करेंगे? जी सर इसमें डिस्टेंस लर्निंग के लिए किया जा सकता है। वो तो ऑलरेडी किया जा रहा है। जी सर। आपका कोई विशेष योगदान? आपने बोला आप विज्ञान पढ़ रखे हैं, ज्यादा तार्किक आपकी पढ़ाई हो रखी है, तो उस पर आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? सर ई गवर्नेंस के लिए मतलब ई एजुकेशन के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं उसको मैं बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगी। और सर इसके अतिरिक्त जैसे जो डिजिटल एजुकेशन के लिए अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मैं अवेयरनेस जनरेशन के लिए भी कार्य करना चाहूँगी। जैसे सर हाल ही में एक एनएसएस का नेशनल सैंपल सर्वे का रिपोर्ट आया है, उसमें इंडिया में लगभग 40% लोग इंटरनेट से अभी भी परिचित नहीं है। तो सर मुझे जहाँ भी पोस्टिंग मिलती है ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्र में, या इवन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करूँगी सर। ठीक है, थैंक यू सर। आकांक्षा, जी सर। स्कूल एजुकेशन के बारे में बात की आपने, अपने चुनाव के बारे में। अच्छा,
तोखन साहू जी जो राज्य मंत्री हैं, उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला? सर आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय आवास एवं की राज्य मंत्री जी सर। आपने एनएसएस में तैयारी भी की है। एनएसएस का ध्येय वाक्य क्या है? जी सर, स्वयं से पहले आप। स्वयं से पहले आप, क्या मतलब निकलता है इस वाक्य से? सर ये वाक्य जो है सेवा भावना को बढ़ावा देने के लिए है कि स्वार्थ से परमार्थ की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्राइमरी एजुकेशन में एनएसएस का क्या रोल? प्राइमरी एजुकेशन में सर जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी प्राइमरी एजुकेशन में ही एनएसएस का कॉन्सेप्ट नहीं है, 9th-10th से प्रारंभ होता है। लेकिन अगर ये लागू किया जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें उनसे भी प्राइमरी एजुकेशन में भी हम उनमें जो सोशल अवेयरनेस है और जो रूट लेवल से उनको सोसाइटी के प्रति जागरूक कर सकते हैं सर। आप कंफर्म है कि प्राइमरी एजुकेशन में एनएसएस नहीं लागू? सर मेरी जानकारी के अनुसार से सब गलत हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बताइए एनएसएस का क्या होता है? स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, संरचना। इसमें हेड कौन है? जी सर इसमें यूजीसी की जो इसमें 2 निकाय होते हैं, एक कार्यकारी निकाय कार्यकारी परिषद के रूप में, तो ये जो यूजीसी के अध्यक्ष होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और सर अभी यही अच्छा, ग्रेड ए, जी क्या बेनिफिट है ग्रेड ए प्राप्त करने का? सर ये 240 घंटे की कार्य पूर्ण करने पर दिया जाता है, कार्य सेवा पूर्ण करने पर दिया जाता है। इसमें जैसे 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाता है और किसी दूरस्थ क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां कराई जाती हैं। तो सर इसके माध्यम से जो वहाँ की समस्याएं हैं, ग्रामीण समस्याएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जनजीवन के बारे में जानने ये नहीं पूछ रहा मैं आपसे, ये पूछ रहा हूँ कि इस ग्रेड ए का क्या लाभ? एकेडमिक में क्या लाभ है, एकेडमिक में या आपको रोजगार में कुछ लाभ है, ऐसा कुछ है कि आप प्रावधान? सॉरी सर ठीक, कोई बात नहीं। शक्तिपीठ योजना के बारे में बात की आपने, 52 शक्तिपीठ क्या होता है? जी सर माता सती के पिता जो थे उन्होंने जब एक यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें उन्होंने महादेव को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती इससे अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी और उन्होंने फिर जो हवन की वेदी थी उसमें अपना शरीर त्याग दिया था, जिससे फिर सर महादेव बहुत विचलित हो गए थे और उनके शरीर को लेकर वो पूरे ब्रह्मांड में जब भ्रमण कर रहे थे तो जहाँ जहाँ माता सती का जो अंग गिरे थे उनके आधार पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था सर। छत्तीसगढ़ में कितने शक्तिपीठ? सर 2 शक्तिपीठ, कौन कौन से? माँ महामाया मंदिर है और एक माँ दंतेश्वरी। तो छत्तीसगढ़ का जो शक्तिपीठ योजना है उसमें बाकी 3 नहीं है? सर जो 52 शक्तिपीठ में है उनमें शायद शामिल नहीं है सर। शायद सर मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ पर मेरी केवल जानकारी एक ही है 52 में शामिल। दोनों अभी मेरी जानकारी के अनुसार दोनों है सर। ठीक, कोई बात नहीं। कंप्यूटर की पढ़ाई की आपने? जी सर। डिजिटल अरेस्ट क्या है? जी सर ये डिजिटल अरेस्ट एक साइबर अपराध, साइबर क्राइम है जिसमें जैसे कोई व्यक्ति अपनी गलत पहचान बताकर पुलिस या कोई जांच एजेंसी, ईडी आदि के माध्यम से कि अपने आप को एक धोखे मतलब गलत व्यक्ति के रूप में पहचान करता है और जो पीड़ित व्यक्ति है, सामने वाले व्यक्ति, उसको वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल, प्रायः वीडियो या फ़ोन कॉल के माध्यम से उनसे उन्हें गिरफ्तारी का या किसी अपराध में संलिप्त होने का कारण बताकर फिर उनसे पैसे वसूल करने के लिए। अच्छा, क्या 2 ऐसे मुख्य सुधार किए जाने चाहिए जिससे डिजिटल अरेस्ट को रोका जा सके? सर इसके लिए अवेयरनेस जनरेशन करना चाहिए। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? सर स्ट्रक्चर में मतलब संस्थागत रूप से संस्थागत संरचना। जी सर अभी सर्ट इन कार्य कर रही है, उसी की भांति हम कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो सर सेंट्रल लेवल पे जैसे ये सर्ट इन है तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल्स पे इसके लिए कोई नई संस्था बनाई जा सकती है सर। साइबर सेल का क्या रोल है साइबर क्राइम को? जी सर पहले अवेयरनेस जनरेशन और सर दूसरी जितने भी साइबर क्राइम्स की रिपोर्टिंग होती है वो वहाँ पे होती है और उसके माध्यम से फिर उच्च जो उसके लिए निकाय हैं उनमें कार्य करने उनसे प्रेषित करती है सर अपनी सूचनाएं। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, स्टेम के बारे में आपने सुना है? महिलाओं के लिए की योजना STEM है।
सॉरी सर, अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ठीक। अटल बिहारी जी को एक निर्विवाद नेता कहा जाता है, क्यों? सर, उनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे और सर, निर्विवाद मतलब काफी बिना बड़ा विवाद। जन समर्थन उनको जी एक सर। अच्छे नेता के रूप में दिखता है। सर, मुझे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, आप अनुमति दें तो हाँ। मैं करना चाहूँगी। सर, वो एक प्रखर वक्ता थे, अपनी बातों को बहुत मुखर रूप में जनता के सामने रखते थे और जो चीज़ें चल रही हैं उनको सही रूप में सामने जनता के समक्ष रखते थे, शायद इसलिए सर। ओके, ठीक है कांक्षा, थोड़ा सा इंटरव्यू पहले से डाउन डाउन क्यों हुआ? पॉलिटिक्स स्लो, अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, ब्रेक ले लिए थे बहुत लंबा, अग्निवीर नहीं बता पा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स नहीं निकल रहे हैं। याद है। तो ये तो बड़ा दिक्कत है। ये पहले तो चलो ऊपर चले कुछ और चीजों बात करते हैं। पहले बताओ, हेयर्स को आप टाई करोगे या ऐसे खुला हुआ रहेगा? ऐसे ही रखूंगी सर, तो थोड़ा और स्ट्रेट करूंगी। ये बेटर है। हाँ, अभी जो किया आपने बेटर है। मतलब पीछे बांधोगे या ओपन रखोगे? ओपन रखोगे? हाँ। नहीं तो फिर जो ये साइड open में करूंगी, मतलब साइड ये में जो से, ये निकल रहा है, हाँ, इसको और थोड़ा क्लोज हाँ करूंगी। हाँ ये ठीक लग रहा है, वो बहुत अलग सा लग रहा था। जी सर, तो हेयर्स जो है थोड़ा सा, जल्दी में है। हाँ उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। एक वो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, बार बार वही नजर जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद पहली बात तो बेसिक स्टडी पे ध्यान दो, डिस्कशन सब बहुत सारे नहीं करने, आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, बहुत आवाज भी डाउन था, कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज हो रहा था और बहुत कंफ्यूज थे। तो पता नहीं हम लोगों ने जब भी ये ब्रेक के बाद इंटरव्यू जितने भी लिए, कंफ्यूजन ही दिख रहा है, कोई भी कन्विंसिंग आंसर को भी कंफ्यूज वे में दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अपने डेप्थ में आंसर नहीं दे पा रहे हो, रतनपुर पे नहीं बोल पा रहे हो, दैट इज अ बिट चैलेंजिंग है ना, वहां पे निकलना चाहिए आंसर। रतनपुर पे आप नहीं बोल पा रहे थे, मेरे लिए सरप्राइजिंग था। उसके बाद में स्लो और अंडर कॉन्फिडेंट मेन वही था, हाई हेयर टाई, सिटिंग थोड़ा सा और स्ट्रेट करो, बहुत ज्यादा लेटे जैसा, ये ठीक था, ये पोजीशन ज्यादा बेटर है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन था कुछ वेस्ट किया, मतलब आपका जो सर ने पूछा था कि आपने क्या कहीं सीट वेस्ट तो नहीं किया, उस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते थे और बेहतर आंसर के साथ, मतलब उसको तरीके से हैंडल नहीं किया है ना। वहां पर आपको उसको क्वेश्चन को काफी वो अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था, अपने आप को रखो, जैसे आपने एक जगह पे अच्छा किया जब अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो आपने बोला, और उसमें भी लास्ट में मिक्सअप कर दिए। ठीक है, रिसर्च, डिस्कवरी, पेटेंट, ये तो आपका इसका डिमांड है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके डेफ में है चीजें। ठीक है, डेफ आपका बहुत स्ट्रांग है, तो इससे क्वेश्चन तो उठेंगे। अब अगर आप उस स्ट्रांग डेफ में आंसर नहीं दे पाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है, मेरा कहना है पढ़ना पड़ेगा। जी सर, बहुत दिन से आपने पढ़ाई नहीं किया है, कुछ ऐसा अब लग रहा है सेम, तो आप कम से कम 8-10 दिन। अभी हेल्थ का इशू थोड़ा ज्यादा हो गया सर, मैं कंटिन्यूअसली मतलब अभी भी है? हाँ, वो विटामिन डी डिफिशियंसी है ना, तो उसके कारण काफी वीकनेस आ गया बॉडी तो पे। विटामिन डी क्यों नहीं ले रहे हो, कंज्यूम क्यों नहीं कर रहे? काफी कम हो गया है। सैशे तो आते हैं टैबलेट लो। हाँ, पर वो सर जो मतलब बहुत हाई पावर का है, जो मैम दी थी डोज, वो काफी नींद, बहुत नींद आता है और मतलब मुंह का पूरा टेस्ट चला जाता है सर, खाने ही नहीं खिला रहे उसको खाने के बाद अरे सर को। तो अभी क्या करोगे? सर अभी तो मेडिसिन बंद कर दी हूँ। तो फिर थोड़ा रेस्ट लो, तो फिर बहुत ना इधर उधर मूव मत करो, घर में बैठ के रेस्ट लो, जूस वगैरह पियो थोड़ा सा और पढ़ाई करो। ठीक है, एक और कर लेंगे इंटरव्यू बीच में, अगर लगेगा रिक्वायर्ड आपको तो करना होगा, तो नहीं भी करना होगा इंटरव्यू तो एक नॉर्मल डिस्कशन कर लेंगे एक दिन। ठीक है, आप बेहतर करोगे उम्मीद है मेरे को, लेकिन आज थोड़ा सा वीक हो गया है। ठीक है सर, कुछ ऐड करें? बस वही मतलब मैं एक अप्रोच बता रहा था, जैसे आपसे मैंने जो सवाल पूछा ना कि आपको मतलब आपने एक साइंस या रिसर्च की एक सीट थी उसको बर्बाद भी कर दिया, ऐसा अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है तो उस समय जो सिचुएशन था, उस समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी था, यही सही बात है। आपने स्कॉलरशिप को लिया क्योंकि वो आपके पास अपॉर्चुनिटी था, और अब आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी पे खड़े हो, तो इस पर्सपेक्टिव में अगर आप आंसर को लेकर ले जाओगे तो एक पॉजिटिव आंसर होता है। ठीक है, कि सर उस समय जो तात्कालिक सिचुएशन था उसके हिसाब से मेरे को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला। बाद में जब मैं कॉलेज में गई मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला, और सर मुझे लगा कि मैं इसमें और बेहतर कर सकता हूँ, तो इसलिए और मेरे वहाँ के जो अनुभव है वो इस पे जरूर काम आएंगे इस तरीके से, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में। ठीक है, और ऐसा ही एक वो सिचुएशनल क्वेश्चन, एजुकेशन का इशू है
आप उसमें टेक्नोलॉजी ला सकते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच ऐसा रख सकते हो। मतलब आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसको पिन पॉइंट कर सकते हो। एजुकेशन सेक्टर में एक प्रॉब्लम बताना कोई सा भी, जी सर। मतलब हाँ, शिक्षा विभाग में कोई सा एक Dropout प्रॉब्लम बताओ, ratio, ड्रॉप जी, आउट रेशियो कैसे कम कर सकते हो, आप उसको ऑगमेंट कर सकते हो डिजिटल एजुकेशन से, ठीक है। और दूसरा, उनको कुछ इंसेंटिवाइज कर सकते हो कि अगर वो दोबारा ज्वाइन करें तो आप उनको हेल्प करो, ठीक है। इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होगा, डेटा। तो आप अपने जो भी पर्टिकुलर रीजन है उसका एक डेटाबेस बना सकते हो। तो एक समस्या आपने बताई ड्रॉप आउट, ऐसा एक और प्रॉब्लम बताओ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ो आप, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव में जाओगे ना तो आप उसको बेहतर एड्रेस कर लोगे। किसी भी प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम उठाओ, उसका सॉल्यूशन बताओ। आप बोलते बोलते रहोगे ना, बोलते बोलते रहोगे, 1-2 मिनट इसमें समझ आएगा, फिर सामने वाले को लगेगा हाँ, इसकी थॉट क्लैरिटी है, फिर वो आगे मूव कर जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो क्योंकि वो सिचुएशनल क्वेश्चन था एक हिसाब से, है ना, मतलब रूल बेस्ड या सिचुएशनल क्वेश्चन, और उस पर आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, या एक समय तो ऐसा लगे कि आप गिव अप करने वाले हो। बहुत जगह पे ऐसा है। हाँ, थोड़ा gap हो गया। वो नहीं करना है, ठीक है। वो आंसर्स देने ही है अपने को, क्योंकि आप जो भी बोलोगे वो गलत नहीं होगा, आप जो बोलोगे वो सही है, क्योंकि वो आपका पर्सपेक्टिव है ना। आपको मैंने मतलब ओपन ग्राउंड दे दिया है, तो उस पर आप थोड़ा बेहतर ऑर्गेनाइज करके आंसर दे सकते हो। बाकी ठीक है, रिदम लूज है और कुछ नहीं है, रिदम आ जाएगा 3-4 दिन पढ़ोगे तो। और नई शिक्षा नीति आप पढ़ के जाना, हाँ, मतलब मेरा एक पर्सपेक्टिव है आपके ऊपर कि आपसे नई शिक्षा नीति पे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए कुछ चीजें पढ़ो। जी सर।